नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 4 दिसंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह पेज नंबर 6 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसी के साथ हम एक और खबर को भी देखेंगे जो आज पेज नंबर 13 पे दी गई है और इसका संबंध भी जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह जो दोनों खबरें हैं वह मुख्य रूप से संबंधित हैं ईरान और अमेरिका के संबंधों पर, जिसमें मुख्य रूप से अभी हाल में ही इन दोनों के संबंधों में कुछ तनाव की स्थिति देखी गई है। मुख्य रूप से ईरान और पश्चिम के मध्य जो संबंध हैं वह हाल में ही तनावपूर्ण देखे गए हैं और इसमें अभी हाल में ही जो ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की जो हत्या की गई उसके बाद से यह संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। तो यह संबंध किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण है, इसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं, इसका हम अध्ययन इन दोनों आर्टिकल्स के माध्यम से करेंगे। तो संदर्भ क्या है? तो संदर्भ ये है कि जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति होने जा रहे हैं जो बाइडेन, उनके समक्ष यह अब चुनौती विद्यमान हो गई है कि वह ईरान के साथ अपने संबंधों को बेहतर कैसे करें। पारंपरिक रूप से अगर हम देखें तो जो बाइडेन बराक ओबामा के काल में 8 साल उपराष्ट्रपति रहे और उपराष्ट्रपति रहते हुए जो अमेरिका और ईरान के मध्य जो संबंध थे वो काफ़ी बेहतर भी देखे गए। इसमें जो 2015 में अमेरिका और दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा ईरान से एक परमाणु समझौता भी किया गया, जिसके माध्यम से ईरान ने यह स्वीकार किया कि वह परमाणु ऊर्जा का उपयोग हथियार बनाने के लिए नहीं करेगा, साथ ही जो हथियार बनाने जाने योग्य जो संवर्धित यूरेनियम की मात्रा है उसको भी वह कम करेगा। अब इसके तहत जो 2015 का जो समझौता था वह 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद ही आप कह सकते हैं तनाव में आ गया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काल में हम देखते हैं ईरान और अमेरिका संबंधों को खराब होते हुए। इसमें अमेरिका ने जो 2015 का जो ईरान परमाणु समझौते में जो भागीदारी की थी, जिसे हम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं, उसमें अब अमेरिका उससे बाहर निकल गया और अमेरिका ने साथ ही साथ ईरान पे विविध प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए, चाहे वो आर्थिक प्रतिबंध हो, तेल संबंधी प्रतिबंध हो, कूटनीतिक प्रतिबंध हो या किसी दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित करने के संदर्भ में लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की धमकी आदि हो। इसके संदर्भ में हमने यह भी देखा पिछले कुछ वर्षों में कि पश्चिम एशिया में अनेक प्रश्नों पर, चाहे वो सीरिया का प्रश्न हो, चाहे वो इराक का प्रश्न हो या फिर दूसरे प्रश्न हो, इसमें ईरान और अमेरिका के मध्य तनाव लगातार बढ़े और अनेक बार इसमें युद्ध की नौबत जैसी भी स्थितियां आईं। जैसे कि जून 2019 में ईरान के द्वारा एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया और इसके चलते दोनों के मध्य युद्ध जैसी नौबत आ गई। इसी प्रकार से जनवरी 2020 में अमेरिका के द्वारा ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराए जाने के बाद तनाव का माहौल देखा गया। अब यह जो पूरा तनाव का माहौल है यह तब बढ़ गया जब ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फाकरी जादेह की हत्या कर दी गई और इससे जो तनाव था, चाहे वो वेस्ट एशिया में रहा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से अमेरिका और ईरान के मध्य, वह फिर से हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जिसमें ईरान ने इस पूरे जो घटनाक्रम है, यह जो हत्या है, इसकी जिम्मेदारी इजराइल पर डाल दी है और इजराइल पर वह दबाव डालना चाहता है इसके माध्यम से
वहीं दूसरी ओर जो इजराइल को समर्थन प्राप्त है वह समर्थन प्राप्त है अमेरिका का। और इस तरीके से हम देखें तो इजराइल पर अगर दबाव बढ़ेगा तो इसकी तुलना में ही ईरान और अमेरिका के मध्य जो संबंध हैं वह भी तनावपूर्ण होंगे। इसके संदर्भ में अभी हाल में ही ईरान की संसद ने एक कानून को भी पारित किया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर ईरान पर लगे प्रतिबंधों को 1 माह के भीतर हटाया नहीं जाता है तो ईरान अपने परमाणु संयंत्रों जैसे कि नानतेज, फर्दो आदि में परमाणु हथियार बनाने वाले जो यूरेनियम संवर्धन की जो स्थिति होती है उसको फिर से प्रारंभ कर देगा। और चूंकि ईरानी संसद में चरमपंथियों का प्रभुत्व है, इसके चलते जो ईरानी राष्ट्रपति हैं उदारवादी हसन रूहानी के समक्ष अब ये चुनौती बढ़ गई है कि वो आने वाले नए राष्ट्रपति के साथ जो अपने संबंध बेहतर कर सकते थे, अब उन पे फिर से एक तनाव का माहौल देखा जा सकता है। अब ये जो पूरी जो परिघटना है इसको ही आपको समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से अमेरिका और ईरान के मध्य तनाव बढ़ सकते हैं और इसके चलते न केवल क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर खतरा विद्यमान हो सकता है अपितु पश्चिम एशिया में भी इसकी शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता है। अब यह जो शांति व्यवस्था है इसको बनाए रखा जा सके इसके लिए हमें कार्य करना होगा। जो 2015 और उसके आसपास के काल में जब पश्चिम एशिया में हम देख रहे थे कि अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों का खतरा बढ़ रहा था, 2015 की तुलना में 2020 में यह खतरा भले ही कम हो गया हो, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, स्थिरता, आतंकवाद निवारण के लिए ये बेहद आवश्यक है कि पश्चिम एशिया में शांति के लिए और जो अन्य जो राष्ट्र हैं उनके मध्य बेहतर संबंधों को बनाए जाने के दृष्टिकोण से ईरान और अमेरिका के मध्य जो संबंध हैं वो बेहतर हों, दोनों के मध्य सहयोग बढ़ें और इसके लिए हमें और भी बहुत से कार्य करने होंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम इस आर्टिकल के संदर्भ में समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की जो दिया गया है पेज नंबर 7 पर और इसका संबंध भी जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से हमारा ये आर्टिकल संबंधित है भारत की पड़ोस की नीति से और हाल के समय में भारत के पड़ोस के साथ जो संबंध रहे हैं, पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध रहे हैं वह कुछ तनावपूर्ण देखे गए हैं और इस तनावपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि में ही बहुत सारे विद्वानों का यह कहना है कि भारत को अपनी पड़ोस संबंधी नीति के संदर्भ में कुछ पुनर्विचार की आवश्यकता है। अगर हम पड़ोस की नीति के संदर्भ में कुछ पुनर्विचार करना चाहते भी हैं तो ऐसे कौन से बिंदु होने चाहिए जिस पे हमें कार्य करना होगा, हम इस आर्टिकल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ मैंने आपको बताया कि हाल के समय में भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध तनावपूर्ण देखा गया है। अगर इसका उदाहरण हम देखें तो नेपाल से हमारा मानचित्र विवाद, बांग्लादेश से नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर हुआ विवाद महत्वपूर्ण है और इसी पृष्ठभूमि में भारत के विविध अधिकारियों जैसे कि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीब डोभाल आदि द्वारा यह प्रयास किया गया है कि भारत की जो हमारी पड़ोसी देशों के साथ जो भागीदारी है वह फिर से और बेहतर हो सके। इसके लिए उनके द्वारा हाल में कई पड़ोसी देशों आदि की यात्राएं भी की गई हैं। अब इसके संदर्भ में बहुत सारे विद्वान ये कह रहे हैं कि भारत को अपनी पड़ोस संबंधी नीति को पुनः विचारित करने की आवश्यकता है और यदि हम इस पर पुनः विचार करें तो इसके लिए किन किन बिंदुओं पे हमें जोर देना चाहिए, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि पड़ोसी राष्ट्रों से की जाने वाली जो हमारी भागीदारी है वह कोई घटना केंद्रित ना हो,
वह समय समय पर आकस्मिक तौर पर की जाने वाली भागीदारी ना हो, अपितु इसको एक प्रक्रिया आधारित प्रोसेस बेस्ड बनाए जाने की ज़रूरत है। इसके तहत देशों के साथ हमें विभिन्न स्तरों पर भागीदारी को बढ़ावा देना होगा, जो निरंतरता के आधार पर होना चाहिए। वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि भारत की जो घरेलू नीतियां हैं उनका प्रभाव विदेशी संबंधों पे पड़ रहा है, जैसे कि बांग्लादेश के साथ हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विवाद, पाकिस्तान से सुरक्षिततापूर्ण राजनयिक नीति का प्रभाव आदि। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो घरेलू संबंध हैं वह हमारे विदेशी नीतियों पे प्रभाव डाल रहे हैं। तो हम किस तरीके से इनके आगे बढ़ सकें, किस तरीके से हम ऐसी नीति का विकास कर सकें कि घरेलू नीति विदेश नीति पर नकारात्मक रूप से प्रभाव ना डाले, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि जब बात की जाती है दक्षिण एशिया की, साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया में भारत की भौगोलिक रूप से जो स्थिति है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। भौगोलिक रूप से भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़े देशों के रूप में विद्यमान है। इसके चलते भी कई बार जो छोटे हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं वह भारत को एक बिग ब्रदर के रूप में देखते हैं और इसके संदर्भ में वह खुद को अलग थलग जैसा महसूस करते हैं। तो इस तरीके की छवि भारत की बदल सके, भारत की छवि इसके संदर्भ में सकारात्मक हो सके, इसके लिए भी भारत को काम करना होगा, जिसके तहत हमें अलग अलग क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए अलग प्रकार की नीति को अपनाना होगा। साथ ही साथ इसमें अवसंरचनागत विकास, कनेक्टिविटी और अंतर संबंध को बढ़ाने के लिए भी काम करना होगा। वर्तमान में हम इसके तहत यह भी देख रहे हैं कि चीन, अमेरिका जैसे राष्ट्र भी हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से चीन द्वारा हमें लगातार प्रतिस्पर्धा प्राप्त हो रही है। इसको चीन के दक्षिण एशिया में बढ़ते प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। तो इस प्रभाव को हम किस प्रकार से कम कर सकें? भारत का जो परंपरागत रूप से प्रभाव वर्चस्व बना रहा है दक्षिण एशिया में, कहीं वो इसके माध्यम से कम ना हो जाए, इसके लिए हमें काम करना होगा। भारत द्वारा इसके संदर्भ में अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से जाहिर करना होगा। पड़ोसी राष्ट्रों को भी हमें अपने राष्ट्रीय हितों से आगाह करना होगा, अपने राष्ट्रीय हितों के बारे में हमें बताना होगा, ताकि जब पड़ोसी राष्ट्र किसी दूसरे देश से इस प्रकार के संबंध बनाएं तो वे भारत के हितों का भी ध्यान रखें। और भारत और चीन द्वारा हाल के वर्षों में जो क्षेत्रीय संबद्धता, कनेक्टिविटी, अवसंरचना को बढ़ाए जाने के लिए जो कार्य किए गए हैं वह प्रशंसनीय हैं, लेकिन चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको हम भारत के प्रोएक्टिव तरीके से कम कर सकते हैं, जिसमें भारत द्वारा भी यह प्रयास करना चाहिए कि जो पड़ोसी देश हैं उनका जो जुड़ाव है, उनकी जो संबद्धता है, उनकी जो निर्भरता है वह भारत पर बढ़े। इसके लिए भारत भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा देश होने के चलते विविध दक्षिण एशिया में विद्यमान छोटे देशों में आपसी जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रांजिट मार्ग के रूप में काम कर सकता है, जिसके तहत विविध जो दक्षिण एशियाई देश हैं वह भारत की भूमि का भी प्रयोग आपसी जुड़ाव के लिए कर सकें। इसके लिए हमें कार्य करना होगा, जैसे कि बांग्लादेश आदि देश भारत की मुख्य भूमि से गुजर के अपने क्षेत्रों में विकास के लिए कार्य कर सकें। पड़ोसी देशों का जुड़ाव इसके माध्यम से भारत से सुनिश्चित हो सके, इसको हमें स्थापित करने की आवश्यकता है। भारत द्वारा यह निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि भारत चीन की तुलना में जो खर्च कर सकता है वह जो भारत की आर्थिक आधार पर
क्षमता है वह चीन की तुलना में, उसकी जीडीपी की तुलना में निश्चित रूप से सीमित है। हम चीन द्वारा खर्च किए जाने वाले डॉलर की तुलना में इतना अधिक खर्च नहीं कर सकते। यह हमारे लिए इतना संभव नहीं है। यही कारण है कि बहुत सारे विद्वान यह भी कहते हैं कि भारत को आवश्यकता है कि वह लाइक माइंडेड देशों के साथ मिलकर कार्य करें, जैसे कि अमेरिका और जापान आदि। और यदि साथ मिलकर दक्षिण एशिया के विकास के लिए कार्य किया जाएगा तो निश्चित रूप से भारत की छवि भी इससे बेहतर होगी। इसके तहत बहुत सारे विद्वानों का यह कहना है कि भारत द्वारा हाल के समय में दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण संगठन सार्क की अवहेलना कर दी गई है। सार्क को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है और विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के मध्य व्याप्त तनाव, आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा बढ़ावा दिए जाने के चलते सार्क जो है अब इतना महत्वपूर्ण नहीं दिया गया है और इसको भारत द्वारा इसी के चलते साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन जो विशेषज्ञों का कहना है, उनका ये मानना है कि भारत को सार्क आदि संगठनों को साइडलाइन किए जाने की आवश्यकता नहीं है और इसके तहत हमें सार्क के प्लेटफॉर्म का प्रयोग करना होगा दूसरे देशों से भागीदारी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि कोरोना वायरस के काल में सार्क के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत ने कोशिश की कि इसके अंतर्गत हम एक इमरजेंसी फंड बना सकें। साथ ही साथ हमें यह भी कोशिश करनी होगी कि सार्क के ही समकालिक, सार्क के ही समान जो दूसरे संगठन हैं, जो दूसरी पहलें हैं, उसका भी हम बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकें। जैसे कि बिम्स्टेक, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, जो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में स्थित देशों का एक संगठन है, जिसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसके माध्यम से दक्षिण एशिया के और दक्षिण पूर्व एशिया के बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में विद्यमान देश आपस में तकनीकी, आर्थिक और अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। इसी के साथ भारत द्वारा अभी हाल में ही BBIN पहल को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल आदि शामिल हैं। इसके माध्यम से मोटर वाहन एग्रीमेंट किया गया है और साथ ही जल क्षेत्र में भी समझौते को आगे बढ़ाया गया है। अब इसके माध्यम से भारत न केवल दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति को बेहतर कर सकता है, साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया में भी अपने संबंधों को बेहतर बना सकता है। और यदि हम सार्क के प्लेटफॉर्म में अफगानिस्तान की स्थिति को बेहतर कर सकें तो इसके प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है मध्य एशिया आदि क्षेत्रों तक भी बेहतर जुड़ाव करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत को अपनी पड़ोसी देशों के साथ नीति को और स्थायी रूप देने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें अनेक क्षेत्रों में काम करना होगा। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की। अगला जो हमारा आर्टिकल है वह पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध GS पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से यह आर्टिकल संबंधित है अभी हाल में ही देखे गए किसानों के विद्रोह से। और किसानों का जो विद्रोह देखा जा रहा है, किसानों का जो विरोध देखा जा रहा है, वह देखा जा रहा है कृषि बिलों के, कृषि अधिनियमों, कृषि कानूनों के संदर्भ में। तो यह जो कृषि कानून है जिनका विरोध कर रहे हैं किसान विविध आधारों पर, यह जो विरोध हो रहा है, यह विरोध कई सारी आशंकाओं के आधार पर है। लेकिन इस माध्यम में, इस आर्टिकल में लेखक का ये मत है कि सरकार की भी कुछ आवश्यकताएं हैं, सरकार की भी कुछ बाध्यताएं हैं, जिसके चलते यह संभव नहीं है कि सरकार MSP आदि की व्यवस्था को समाप्त करे। तो इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। संदर्भ मैंने आपको क्या बताया कि वर्तमान में किसान अधिनियमों को लेकर किसानों का जो विरोध है वह बढ़ रहा है। मुख्य रूप से इसके तहत पंजाब और हरियाणा क्षेत्र के किसान लगातार विरोध कर रहे हैं।
इसके तहत किसानों को ये भय है कि जो नए कानून लाए गए हैं उसके माध्यम से कहीं पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में विद्यमान सरकारी अधिग्रहण प्रणाली, सरकारी खरीद प्रणाली और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था कहीं समाप्त ही ना कर दी जाए। इसके माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि किसानों को खुले बाजार की दया पे छोड़ दिया जाए, जिसमें किसानों को अपना उत्पाद औने पौने दाम पर बेचना पड़े। साथ ही साथ निजी क्षेत्र के आगमन से कहीं ऐसा ना हो कि कृषि क्षेत्र का कॉरपोरेटीकरण हो जाए, कृषि क्षेत्र में उद्योगों की वर्चस्व हो जाए, जिससे किसानों का हित प्रभावित हो। वहीं दूसरी ओर सरकार का ये निरंतर कहना है कि सरकार एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य और इसके माध्यम से की जाने वाली खरीद प्रणाली को किसी भी हालत में समाप्त नहीं करेगी। सरकार का ये कहना है कि जो नए कानून लाए गए हैं उसके माध्यम से किसानों को अधिक विकल्प मिलेगा और जो कानून लाए गए हैं उसमें किसी भी रूप में एमएसपी या खरीद व्यवस्था का उल्लेख नहीं है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब इसके संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में मुख्य रूप से इन किसान कानूनों का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था है और इसके माध्यम से की जाने वाली जो अनाजों की सरकारी खरीद है उसका सर्वाधिक लाभ पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही मिला है, जिसमें सरकार द्वारा जो राशन की दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएफ के माध्यम से और 2013 के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की वैधानिक बाध्यताओं के माध्यम से जो हमें बाध्यताएं हैं, सरकार की जो बाध्यताएं हैं उसके माध्यम से जो सरकारें गेहूं, चावल और मोटे अनाज को जो अधिग्रहित करती है उसमें अधिकांश जो खरीद होती है वह पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में ही होती है। इसके तहत लगभग 88% धान का उत्पादन और 70% गेहूं का जो उत्पादन है उसका जो प्रतिपूर्ति है, उसका जो अधिग्रहण है वह सरकार द्वारा ही किया गया है 2018-19 में पंजाब और हरियाणा से। अगर हम इस सरकारी खरीद की तुलना करें दूसरे राज्यों से तो हम पाएंगे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से केवल 44% चावल उत्पादन को अधिग्रहित किया गया। गेहूं की अगर हम तुलना करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मात्र 23% उत्पादन ही एफसीआई द्वारा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अधिग्रहित किया गया। तो यह चीज़ इस बात को बताती है कि किस प्रकार से सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन की दुकानों में अनाज को बांटने के लिए और साथ ही साथ 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की वैधानिक बाध्यताओं के लिए किस प्रकार से पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में जो एमएसपी की व्यवस्था के तहत जो सरकारी खरीद होती है उसके लिए सरकार कितना निर्भर है पंजाब और हरियाणा पर। अब एक तरीके से आप देखें तो किसान भी इस व्यवस्था के लिए, इस व्यवस्था पर निर्भर हैं। यही कारण है कि यदि एमएसपी और सार्वजनिक खरीद व्यवस्था पर किसी भी प्रकार की खतरे की आशंका उपजती है तो इसी के चलते जो है किसानों द्वारा इसका व्यापक विरोध किया जा रहा है। लेकिन अगर हम किसानों के विरोध से अलग हटकर दूसरे पहलू को देखें तो जैसे कि हमने बताया कि सरकार की भी विभिन्न माध्यमों में आवश्यकताएं हैं, जिसमें सरकार को खाद्यान्नों का अधिग्रहण करना ही है। क्योंकि सरकार की यह बाध्यता है कि वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन की दुकानों के लिए और 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की वैधानिक बाध्यता के लिए लगभग 80 करोड़ लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए खाद्यान्नों का अधिग्रहण करे। इसके अतिरिक्त वर्तमान कोविड काल में 8 करोड़ और उससे अधिक प्रवासियों की आवश्यकता के लिए भी खाद्यान्नों का अधिग्रहण काफ़ी मात्रा में किया गया है। अगर हम आंकड़ों के बारे में बात करें तो पिछले 3 सालों में कुल धान उत्पादन का लगभग 40% यानी 45 मिलियन टन और
गेहूं उत्पादन का लगभग 32% यानी 34 मिलियन टन जो अधिग्रहण किया गया है वह सरकारी एजेंसियों द्वारा इन राज्यों से ही किया गया है। कोरोना वायरस के चलते सरकार द्वारा और अधिक मात्रा में खाद्यान्न का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें 58 मिलियन टन चावल, 37 मिलियन टन गेहूं शामिल है। इस प्रकार अगर हम देखें तो कुल चावल उत्पादन का लगभग आधा 49% और गेहूं उत्पादन का 35% जो अधिग्रहण किया गया है वो इन्हीं राज्यों से किया गया है। इस तरीके से अगर हम देखें तो पीडीएस आवश्यकताओं के लिए सरकार एमएसपी व्यवस्था पर अत्यधिक निर्भर है और यदि सरकार एमएसपी व्यवस्था या इसके माध्यम से की जाने वाली सरकारी खरीद को अगर सरकार वापस लेती है तो सरकार को यह मजबूर होना पड़ेगा कि वह अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खुले बाजार में जाए और इसके माध्यम से मूल्यों का अत्यधिक हम बढ़ते देख सकते हैं और इससे व्यापक अव्यवस्था भी फैल सकती है। इसलिए सरकार के लिए यह बेहद मुश्किल होगा या आप कह सकते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं करेगी कि वो एमएसपी की व्यवस्था से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करे। तो यह जो बिंदु है इसको सरकारों द्वारा किसान समूहों को समझाया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि हम न केवल एमएसपी और सरकारी खरीद एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था को बनाए रखें, साथ ही साथ अन्य सुधारों को भी करने की ज़रूरत है। जैसा कि सरकार ने इस संबंध में बहुत सारे जो हैं सहमति भी व्यक्त की है कि वो इन कृषि कानूनों में कुछ सुधारों को करेगी। इसके तहत कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो निजी कंपनियां हैं और जो किसान हैं दोनों समान धरातल पर रहें, दोनों को जो है एक निष्पक्ष आधार दिया जा सके, कोई भी किसी का शोषण ना करे और इसके संदर्भ में एक विनियामक मैकेनिज्म का विकास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो निजी स्तर पर खाद्यान्न व्यापार होता है उसमें भी पारदर्शिता लाने के लिए काम करना होगा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम किसानों से संघर्ष वाला दृष्टिकोण ना अपनाएं, अपितु समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाएं, तभी इस पूरे मसले का बेहतर समाधान किया जा सकेगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले एडिटोरियल की जो दिया है पेज नंबर 6 पर और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से यह जो हमारा एडिटोरियल है वह संबंधित है इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाल ही में आए एक निर्णय से जो संबंधित है सलामत अंसारी नाम के मामले से। यह जो पूरा मामला है यह संबंधित रहा है अभी हाल में ही चर्चा में रहे यूपी सरकार के एक अध्यादेश से, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में व्याप्त तथाकथित लव जिहाद को रोकने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। अब इसके संदर्भ में जो हाई कोर्ट है उसका क्या कहना है इसको हम जानने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और पहले के भी कुछ मामले देखेंगे। तो संदर्भ क्या है? तो संदर्भ यह है कि अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा तथाकथित लव जिहाद को रोके जाने के संदर्भ में अध्यादेश जारी किया गया है, जिसके तहत केवल धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को गैरकानूनी माना गया है। हालांकि कई विद्वानों ने इसके संदर्भ में कानूनों के दुरुपयोग की आशंका जाहिर की है और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया है वह भी इसको मूल अधिकारों से जोड़कर देखता है और इसके आधार पर इसको विश्लेषित करने की ज़रूरत है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल में ही सलामत अंसारी प्रिया खरवार केस में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है इसके संदर्भ में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति विवाह के लिए धार्मिक धर्मांतरण करता है तो वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का परिचायक है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। यह उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। साथ ही साथ यह व्यक्ति के व्यक्तिगत गरिमा का भी प्रश्न है जो किसी भी प्रकार से धर्म या जाति पर निर्धारित नहीं है। अब इसके संदर्भ में हमें धर्म की स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखना होगा।
जिसमें हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए पुट्टास्वामी वाद का भी संदर्भ दिया है। इसके तहत जो व्यक्ति की जो प्राइवेसी थी, पुट्टास्वामीवाद में जो व्यक्ति की जो प्राइवेसी थी उसको अनेक क्षेत्रों में विस्तारित किया गया, जिसके लिए व्यक्ति जो है अपने निर्णय को स्वायत्त रूप में ले सकता है, जिसका संबंध व्यक्ति के अंतरंग संबंधों, निजी संबंधों से है। इसका संबंध पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह, बच्चे पैदा करने के अधिकार, घरेलू मामले और लैंगिक दृष्टिकोण आदि से भी है। इसके तहत यदि व्यक्ति अंतःकरण की स्वतंत्रता के आधार पर धर्म को भी बदलता है तो यह व्यक्ति के व्यक्तिगत चयन के अधिकार का भाग होना चाहिए, और इसमें जो वयस्कों द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वह व्यक्ति की निजता और उसकी गरिमा से भी संबंधित है, जिसे समझे जाने की जरूरत है। हालांकि जो पारंपरिक आधार पर जो राज्य हैं उन्होंने इसका विरोध किया है, जिसके संदर्भ में यूपी राज्य द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही 2014 के नूरजहां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद का हवाला दिया। यह जो नूरजहां मामला था वह एक सिंगल जज बेंच की निर्णय था, जिसे अब वर्तमान के सलामत अंसारी केस द्वारा बदल दिया गया है। नूरजहां मामले के तहत हाई कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया धर्मांतरण केवल तब ही सही माना जाएगा जब वह वास्तविक रूप में हृदय के परिवर्तन पर आधारित हो। इसके तहत धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पर ही इसको सही साबित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन यह जो वर्तमान का सलामत अंसारी केस है उसने हाई कोर्ट के इस मामले को पलट दिया है, और इसके तहत अब वो अंतःकरण की स्वतंत्रता पे अधिक बल दे रहे हैं, जो कि मूल अधिकार में दिया गया है। इसके तहत विवाह को एक व्यक्तिगत चयन के अधिकार का प्रश्न माना गया, और प्रत्येक वयस्क महिला को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने खुद के जीवन साथी को चयनित कर सकें। जो विवाह है वो उनके व्यक्तिगत, निजी और आंतरिक चयन का मामला है, और इसमें राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अब ये जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25 में किया गया है, जिससे तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा खुद से लिए गए निर्णय जो नैतिक आधार पर सही या गलत हो सकते हैं। इनका जो संबंध है वो व्यक्ति की आंतरिक भावना से होता है, और इसका निर्णय चूंकि व्यक्तिगत रूप से लिया जाता है इसलिए इसको एक संप्रभु इकाई जैसे कि राज्य द्वारा आप कह सकते हैं बलपूर्वक जो है सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता, और इस आधार पर व्यक्ति को अपनी अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है। यह जो व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है इसको संरक्षित करने का अधिकार केवल धार्मिक विश्वास से ही संबंधित नहीं है। यह जो है व्यक्ति की आंतरिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ जुड़ा है, साथ ही साथ यह नैतिक स्वायत्तता से भी जुड़ा है, जिसमें व्यक्ति को स्वयं यह निर्णय लेने का अधिकार है कि वह अपना जीवन कैसे जीना चाहता है। इसमें राज्य का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी, निजी स्वतंत्रता का मामला है, और चूंकि वर्तमान में इस मुद्दे पे काफ़ी बात कही जा रही है इसलिए काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। अब इसके संदर्भ में राज्यों के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा 1977 के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का भी हवाला दिया जाता है, जिसका नाम है स्टेनिसलॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक व्यवस्था, लोक व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर के आधार पर पूर्व में बनाए गए 2 धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सही ठहराया था, जैसे कि मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 और उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967। इन कानूनों के माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको ये अधिकार दिया गया कि किसी भी प्रकार के धर्मांतरण की सूचना उन्हें दी जाएगी, और यदि धर्मांतरण धोखाधड़ी या अवैध रूप से बहला फुसला कर किया गया हो तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जा सकता है।
लेकिन वर्तमान में यह जो केस है इसको सुप्रीम कोर्ट के बाद में आए हुए कई केसों से विपरीत गमन माना गया है, जिसमें निजता के अधिकार से संबंधित जो पुट्टा स्वामीवाद है उसको हमें ध्यान में रखना होगा। जो पुट्टा स्वामीवाद है उसने निजता के अधिकार को इस रूप से स्थापित किया है कि कई सारे न्यायाधीश इस बात पे बल दे रहे हैं कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है इस पे पुनर्विचार की आवश्यकता है। कई न्यायाधीश इसे गलत भी मानते हैं और इसे बदले जाने पे भी बल देते हैं। विद्वानों और न्यायाधीशों का मत है कि व्यक्ति की जो वाग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके साथ ही उसे अनुच्छेद 21 आदि के अनुसार खुद के लिए जीवन के चयन का भी अधिकार है। इसमें व्यक्ति को अपने निजी विकल्पों के चयन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिसमें उसको विश्वासों की स्वतंत्रता, जीवन साथी को चुनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि व्यक्ति अपने जीवन की गरिमा को बना के रख सके। चूंकि संविधान द्वारा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 की स्वतंत्रताएं हैं वह संविधान द्वारा मूल अधिकारों के रूप में दी गई हैं, इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य भी उसका आदर करें ताकि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता का पालन कर सकें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं या हाई कोर्ट का फैसले हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 13 में दिए गए दो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह मुख्य रूप से संबंधित है अमेरिका और चीन के मध्य संबंधों के तनावपूर्ण होने से। इसके संदर्भ में अभी हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने चीन से आने वाली कपास पर दास श्रम या फिर जिसे कहा जाता है स्लेव लेबर का आरोप लगाते हुए चीन से आने वाली जो कपास है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके तहत अमेरिका का चीन पर यह आरोप है कि चीन अपने शिंगजियांग प्रांत में जो उइघुर मुसलमान हैं उनको जबरदस्ती कैद कर रहा है और उन्हें यातना शिविरों में जबरन काम कराया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उन पे जबरदस्ती कपास की खेती कराने का भी आरोप है, जो कि बलात् श्रम का उदाहरण है। इसी के चलते अमेरिका ने मानवाधिकार दास के मुद्दों पर इस पे नियंत्रण लगाया है और अमेरिका में इस प्रकार की कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर चीन इस तरीके के आरोपों को खारिज करता है और उसने अमेरिका की इस संदर्भ में आलोचना भी की है। इसी के साथ एक दूसरी जो रिलेटेड खबर है उसके तहत अमेरिका ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के जो अमेरिका आने संबंधी जो वीज़ा के नियम थे उनको कठोर बना दिया है। इसके तहत जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य हैं, जो नागरिक हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य हैं, उनके अमेरिका में रहने और यात्रा करने पर अनेक नवीन प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसका प्रभाव चीन से आने वाले लगभग 27 करोड़ लोगों पर पड़ सकता है। विशेष रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और चूंकि आने वाले नवीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ईरान और चीन दोनों के साथ अपने संबंधों को पुनः आप कह सकते हैं परिभाषित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनके समक्ष भी जो है चुनौती बढ़ेगी, जिसको निवारित करने के लिए उन्हें काम करना होगा। तो जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के मध्य तनाव देखे गए हैं, साथ ही साथ चीन के साथ जो तनाव देखे जा रहे हैं, इसको आने वाले राष्ट्रपति द्वारा सामना करना पड़ेगा और इसी के चलते ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? फ्लोरोसिस लंबी अवधि में पीने के पानी, खाद्य उत्पादों, औद्योगिक प्रदूषकों के माध्यम से फ्लोराइड के अधिक सेवन के कारण होता है। फ्लोराइड दूषित पानी के लंबे समय तक सेवन पर वयस्क कंकाल फ्लोरोसिस से पीड़ित होते हैं, जो हड्डियों को विकृत करता है और बच्चों को दंत फ्लोरोसिस होता है। भारत में फ्लोरोसिस मुख्य रूप से गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है, जहां औद्योगिक फ्लोरोसिस भी देखा जाता है।
केवल एक और दो, केवल दो और तीन, कि एक, दो और तीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तीनों के तीनों इसके कथन सही हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा डी, एक, दो और तीन। तो आज पेज नंबर 5 पे इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें नुआपाड़ा के कलेक्टर जो उड़ीसा में है, वहाँ पे जो पीने का पानी है उसमें फ्लोरोसिस की समस्या को कम करने के संदर्भ में एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक नोटिस जारी किया है और इसके माध्यम से देश में विद्यमान जो फ्लोरोसिस की समस्या है वह काफ़ी चर्चा के योग्य हो जाती है। तो फ्लोरोसिस क्या है? तो फ्लोरोसिस शरीर के कठोर और मुलायम ऊतकों में फ्लोराइड के जमाव के चलते होने वाला एक रोग है। यह लंबी अवधि में पीने के पानी, खाद्य उत्पादों, औद्योगिक प्रदूषकों के माध्यम से फ्लोराइड के अधिक सेवन के कारण होने वाली एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। इसके तहत जो अतिरिक्त फ्लोराइड का जो अंतर्ग्रहण होता है वह आमतौर पर पीने के पानी में दांतों और हड्डियों को प्रभावित करता है। यह जो है दंत फ्लोरोसिस, कंकाल फ्लोरोसिस और गैंग कंकाल फ्लोरोसिस जैसे प्रमुख स्वास्थ्य विकारों के परिणाम रूप में देखा जाता है। इसमें जो दंत फ्लोरोसिस है वह बच्चों को प्रभावित करता है और दांतों को खराब करता है। जो कंकाल फ्लोरोसिस है वह शरीर की हड्डियों और प्रमुख जोड़ों जैसे कि गर्दन, पीठ की हड्डी, कंधे, कूल्हे और घुटने के जोड़ों को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जोड़ों में दर्द, कठोरता या आप कह सकते हैं ऐंठन देखी जाती है। इसमें जो कंकाल का जो फ्लोरोसिस है वह आगे चलकर विकलांगता के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा जो फ्लोरोसिस का जो गैर कंकाल रूप है वह कंकाल और दंत फ्लोरोसिस होने के पहले की अभिव्यक्तियां हैं, जो दांतों और कंकाल की हड्डियों में विशेष परिवर्तन कर सकता है। यह जो गुण हैं वो शुरू में दूसरे रोगों के साथ देखे जा सकते हैं, जिसके चलते इनका गलत उपचार भी संभावित है और ये शुरू में कई बार पकड़ में नहीं आते हैं। अगर हम भारत में बात करें तो भारत के 20 राज्यों के 230 जिलों में फ्लोराइड का उच्च स्तर है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मध्यम प्रभावित राज्य हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल हल्के रूप से प्रभावित राज्य हैं। भारत में फ्लोरोसिस मुख्य रूप से गुजरात और यूपी के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर गुजरात और यूपी में औद्योगिक फ्लोरोसिस भी देखा जाता है। अगर हम इसके परमिसिएबल लिमिट वांछनीय सीमा की बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसकी सीमा 1 पार्ट पर मिलियन निर्धारित की है। चूंकि ये जो कंकाल और दंत फ्लोरोसिस होता है इसका अंतिम चरण प्रकृति में स्थायी और गैर परिवर्तनीय होता है, इसी के चलते इसकी जो व्यापक मात्रा है वो व्यक्तियों और समुदायों के स्वास्थ्य और देश के विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसी के निवारण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत 1987 से 93 में जागरूकता अभियान शुरू किया था ताकि फ्लोरोसिस पर नियंत्रण लगाया जा सके। इसके अलावा 2008-9 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत सरकार ने स्थानिक क्षेत्रों में फ्लोरोसिस की रोकथाम, निदान और प्रबंधन के लिए फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका नाम था नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, यानी फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसके संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह जो है भारत में फ्लोरोसिस से संबंधित एक मैप है जिसमें दिखाया गया है कि कौन कौन से जिले इससे ज़्यादा इफेक्टेड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश ज़्यादा प्रभावित हैं। जो हल्का लाल रंग के हैं उसमें मध्यम प्रकार के हैं और जो बहुत हल्के हैं उसमें सबसे कम प्रभाव देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस में काम करने के लिए अंग्रेजों द्वारा भारत से मजदूरों को फीजी ले जाया गया था? कोयला खान, चीनी के बागान, सूती हथकरघा, नमक की खानें। तो इसका उत्तर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका उत्तर है बी, चीनी के बागान।
तो आज पेज नंबर 7 में 100 ईयर एगो आर्टिकल में इसकी स्थिति आई है, जिसमें फिजी में मुख्य रूप से जो आप कह सकते हैं जो चीनी बनाने के लिए जो बागान हुआ करते थे, ठीक है, जो मुख्य रूप से चीनी के बागान थे, गन्ने की खेती के लिए भारत से बंधुआ मजदूरों को ले जाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर अपराधों के लिए दोषी पाए गए विधायकों और सांसदों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। विधानमंडल संसद के निवर्तमान सत्र तक, विधानमंडल संसद के अगले कार्यकाल तक, सजा काटने के 6 साल बाद तक कि संपूर्ण जीवन काल तक। तो इसका उत्तर है सी, सजा काटने के 6 साल बाद तक। तो अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट में यह वाद विवाद विचार विमर्श चल रहा है कि जो सजा पाए हुए जो सांसद और विधायक हैं, क्या उनको पूरे जीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में जो निर्वाचन आयोग है उसने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, हालांकि जो केंद्र सरकार है वो इसका विरोध कर रही है। तो इस पर जो है अभी निर्णय आना बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा संचालित P-81 पोसीडोन विमान का उपयोग किसके लिए किया जाता है। लंबी दूरी की टोह गतिविधियों हेतु, समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध की उपरोक्त सभी। तो P-81 पोसीडोन विमान का उपयोग उक्त सभी गतिविधियों के लिए किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। तो आज जो है इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें जो हम चीन के साथ जो सीमा विवाद देख रहे हैं उसके निवारण के संदर्भ में उसमें निगरानी करने के लिए P-81 जेट्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसमें हेरॉन UAV को भी लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं। हाल ही में समाचार में रहा भाषण 4 द्वीप बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश सरकार द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों का पुनर्वास कर रही है। यह एक निचले इलाके में स्थित एक द्वीप है जो चक्रवात और तटीय बाढ़ से बहुत प्रभावित है। केवल एक और दो, 1, 2 और 3 कि इनमें से कोई नहीं। तो इसके संदर्भ में तीनों जो कथन हैं वे सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 1, 2 और 3। तो आज इससे संबंध खबर आई है, जिसमें बांग्लादेश ने जो बांग्लादेश में रहने वाले रोहिंग्या है उनको भाषण 4 द्वीप में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। और ये जो भाषण 4 द्वीप है यह भी हाल में ही उभरा द्वीप है, जो मुख्य रूप से तटीय बाढ़ों, मलेरिया और अपरदन से ग्रस्त है। यही कारण है कि बहुत सारे जो मानवाधिकार समूह हैं उसमें रोहिंग्याओं को बसाने का विरोध कर रहे हैं। लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार क्या हैं। पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप, उभयचर। तो इसका उत्तर है ए, पक्षी। इस सभी पक्षियों के उदाहरण हैं। कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। इस संदर्भ में दोनों देशों के लिए आगे बढ़ने और तनाव को कम करने के तरीके का मूल्यांकन करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, नई कृषि कानूनों के लिए किसानों का विरोध मुख्य रूप से MSP खरीद प्रणाली के आसपास केंद्रित है, लेकिन सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि PDS और अन्य वैधानिक बाध्यताओं के लिए सरकार को इसकी आवश्यकता और भी अधिक है। चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो आज की परिचर्चा के आधार पर ये दोनों क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के इस अंक में हमने चर्चा की कि हम अधिक से अधिक एडिटोरियल्स और फैक्ट्स, संकल्पनाओं की चर्चा आपके साथ कर सकें। यदि आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।